नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई 6 जनवरी 2025 और आज मैं लेके आ रहा हूँ फोर्थ एपिसोड आपके लिए। आज की क्लास में आपके लिए 20 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास। और जैसे ये क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में, सीपीओ में, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में। ये तारीख है, इस तारीख को पूछा गया था। और ये शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। और इससे ज़्यादा और भी 2016 ये है, पिछले 5 साल में जो पूछा गया है वो लिख रखे हैं मैंने। हो सकता है 2015 में पूछा गया, 2014 में, वो मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इन सालों के 5 साल के लिखे हैं। तो आज की इस क्लास में जो 20 क्वेश्चन है वो सभी टॉपिक से हैं। स्टैटिक जीके हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इतिहास हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गई, खेल हो गए। जो जो क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे प्रीवियस है। और ये स्पेशल एसएससी हुई और आरपीएफ के लिए नहीं है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप इन पर रिलाई कर सकते हो कि आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? त्रिशूल नदी, काली गंडक नदी, नारायणी नदी, कृष्णा नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं गंडक नदी। इसका भाई साहब, ये किसकी सहायक नदी किसकी है? ये किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा नदी के भी कौन से भाग में है? उत्तर भाग में है, उत्तर की साइड है। मतलब ये जो गंगा बह रही है, मतलब ये हिमालय से निकल रही है, ये बह रही है, ये बांग्लादेश है, तो मतलब इस साइड है, उत्तर भाग में, ठीक है। अब कह रहा है इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका जो गंडक नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? वो है भाई सदा नीरा। यह क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में कि जो गंडक नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? क्या है? सदा नीरा है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो होती है न्यू भीम हिम ग्लेशियर से। न्यू भीम हिम ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है। फिर कह रहा है एक है अपनी यमुना नदी है, ये भी किसकी सहायक है? ये भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका होता है बंदरपुज ग्लेशियर से। बंदरपुज इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। एक अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है ही, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। उसका उसका मतलब तिब्बत में क्या नाम है? तिब्बत में इसे कहते हैं क्या? सांगपो नदी, ठीक है, सांगपो नदी, ठीक है। एक अपनी जो गंडक नदी है ना, ये दो नदियों से मिलकर बनी है। जो गंडक नदी है जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये दो नदियों से मिलकर बनी है। एक तो है काली गंडक, काली गंडक से, ठीक है। और एक है त्रिशूल गंगा से, त्रिशूल गंगा से, ठीक। और यह क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएस में। क्या पूछा गया कि जो मतलब दो नदियों से मिलके कौन सी नदी बनी है? ऑप्शन में था गंडक या फिर यमुना, गंगा, जो भी ऑप्शन में था। तो गंडक नदी दो नदियों से मिलके बनी है, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है भाई नारायणी नदी से। अब ये मत करना काली गंडक से, ये आती है ना, फिर ये नेपाल में जो इसको जाना जाता है वो नारायणी नाम से जाना जाता है। ये त्रिशूल गंगा तो अलग नदी हो गई और इससे मिलके बनी है गंडक नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, 54%। 2 बार पूछा जा चुका है, ऐसे सीजेई में पूछा गया है और एनवीएस जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। देखो, जो सूर्य होता है, सूर्य मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था किससे एनर्जी बनाता है? ये बनाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परमाणु संलयन, संलयन, ठीक है। इससे अपनी एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब कह रहा है जो सूर्य होता है, सूर्य, ये होगा है सूर्य, ये मेनली कह रहा हूँ, वैसे तो कई गैसों से मिलकर बनता है, लेकिन मेनली दो गैस है, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होते हैं? हाइड्रोजन लगभग 71% होता है, और हीलियम कितना होता है? हीलियम लगभग 28% होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 71%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, धुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। एनडीए में पूछा गया है, डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया है, 2 बार पूछा जा चुका है। धुलस्ती किस पर है? धुलस्ती है भाई चिनाब पर, ठीक है, चिनाब नदी। और दो और है, एक आपने नाम सुना होगा बगलीहार, बगली
बगलियार जो पावर स्टेशन है, और एक और है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना परियोजना और ये भी बगलियार परियोजना। ये किस नदी पर है? तो ये भी भाई साहब चीनाब पर ही है। ठीक है, दोनों किस पर है? चीनाब पर। ठीक है, और चीनाब किसकी सहायक है? चीनाब जो नदी है ये सहायक किसकी है बताओ? सहायक तो ये है भाई सिंधु नदी की सहायक। ठीक है, सिंधु की नदी, इंडस की। ठीक है, चलिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सीएचएस में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया। तो भाई डाचिगम कहाँ पर है? डाचिगम डाचिगम कहाँ पर है? ये है भाई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और एक वो है क्या है लद्दाख में, उसका क्या नाम है? हिम्मिस। हिम्मिस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है भाई लद्दाख में। ठीक है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, और एक बताओ आप, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कंचनजंगा तो ये वही है जहाँ पर कंचनजंगा चोटी है। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। एसएससी जेईई में पूछा गया 2020 में। दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था 11 दिसंबर 2020 को, उसमें पूछा गया। शिफ्ट मेरे ध्यान नहीं है क्या थी। देखो भाई, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नीलगिरी का प्रांत वहीं पर है, नीलगिरी में। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार का मतलब है जो सदा बारिश होती है, मतलब ये मतलब जो वन है वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर सदा बारिश होती है, मतलब 12 महीने बारिश होती है। 12 महीने बारिश, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है, बारिश। ठीक है, और कैसे लिखते हैं भाई, हिंदी मेरी कमजोर है। वहाँ पाए जाए मतलब सदा 12 महीने बारिश होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय पाए। ठीक है, अब सुनो, अरावली कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में तो भाई कहाँ बारिश होगी? नहीं होगी। ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ है सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य भारत में है। मध्य भारत में, तो ये भी नहीं पाए जाते वहाँ पर भी। शिवालिक कहाँ पर है? शिवालिक का भाई साहब हिमालय के समानांतर, मतलब हिमालय के पैरेलल है। हिमालय के उत्तर भारत में पैरेलल, समानांतर, तो वहाँ पर भी कम बारिश होती है। लेकिन जो नीलगिरी है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, मतलब दक्षिण साउथ इंडिया में, और वहाँ खूब बारिश होती है। आपको पता है चेन्नई के आसपास, तमिलनाडु में, तो वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या सुनो, जो ये है मतलब सदाबहार वन लिखो, सदाबहार वन। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अधिक बारिश वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं जो सदाबहार वन है। ठीक है, जैसे कि जो सदा मतलब क्या नाम है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय कटिबंध। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? और पाए जाते हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार। कितना डिग्री? 10 डिग्री अलग करता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, निकोबार। ठीक है, और एक वो क्या नाम है अपने वो नॉर्थ ईस्ट में ना, गारो खासी जयंतियाँ, तो वहाँ पाई जाती, मतलब मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पर। अब सुनो काम की बात, अरे यार थोड़ा सा जो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं क्या कि जो ये है सबसे ज़्यादा भारत में सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं? अधिक वन, तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय बंधीय पर्णपाती। ठीक है, वो पाए जाते हैं। ये पूछा गया था जेई में। क्या पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब कह रहे हैं जो सिनकोना का वृक्ष है, एक पेड़ का नाम है सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना का वृक्ष यह कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन से वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल वाले में। ठीक है, कि कौन से सिनकोना कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इनमें पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिनकोना का वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। यह मुझे अभी तक मिला नहीं कि भाई किस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपके सामने लिख के रहा है। तो सुनो भाई, देखो कि जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था, वो था भाई सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, अब सुनो, अपना राजेंद्र प्रसाद क्या था? यह था स्थायी अध्यक्ष। जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? वो था राजेंद्र प्रसाद, जो भारत का पहला राष्ट्रपति बना। ठीक, अब कह रहे संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार ये कौन था? ये था भाई साहब बी एन राव। ठीक है, मैंने कैसे याद किया है? जो अहीर होते हैं ना, अहीर मतलब जो ओबीसी कास्ट के होते हैं ना, अहीर, उनको हम राव साहब कहते हैं। मैं भी अहीर हूँ, हीर मतलब मेरा जो जाति है, तो मैं क्या हूँ? राव साहब, राव हूँ मैं। और मैं क्या हूँ? तो लोगों को सलाह देता हूँ भाई, मतलब यूट्यूब चैनल पे कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसे सिलेक्शन होगा। मतलब राव साहब मतलब मैं क्या देता हूँ? सलाह देता हूँ। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। मैंने ऐसे याद किया है। ठीक है, एक है भाई साहब ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, COMMITTEE। भाई साहब ये क्वेश्चन वो इंग्लिश वोकैब में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी की स्पेलिंग। तो कमेटी का चेयरमैन कौन है? याद कर लो, COMMITTEE, ये होते हैं चेयरमैन। तो वो कौन है? वो है भाई साहब BR अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, भाई हिंदी में क्या कहते हैं मेरे ध्यान नहीं है, जो भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो सारी दुनिया को पता है नागमणि कहाँ पर है, तो ये है भाई साहब मेघालय से। मेघालय, ठीक। सारी दुनिया जो गारो जनजाति वही पाई जाती है जब जहाँ पर गारो मतलब जो हिल्स गारो पहाड़ी पाई जाते हैं, वो मेघालय में। देखो, तो ये मतलब मेघालय है राज्य है। ठीक है, ये मेघालय। तो मेघालय ये है पूर्व इसकी दिशा, और ये है भाई साहब पश्चिम दिशा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ऑर्डर बताओ। जो तीन है ना, गारो है एक, तो एक खासी है और एक जयंतिया। तो पूछा जाता है सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी? अलग अलग पहाड़ी है, तीन पहाड़ी, मतलब ये मेघालय, ये गारो यहाँ पर होगी, खासी यहाँ पर, जयंतिया यहाँ पर। तो पूछा जाता है पूर्व में कौन सी है, बीच में कौन सी है, और वेस्ट मतलब पश्चिम में कौन सी है। याद कर लो, गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, और ये बीच में है, और ये तीन बार या बोल लो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, याद हो जाएगा, पूछा जाता है। ठीक, अब कह रहा है जो मेघालय जहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति वो तो है भाई साहब खासी जनजाति। खासी पहाड़ी है ना, ऐसी खासी जनजाति है, खासी जनजाति। ठीक है, और मेघालय की जो सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है? वो है भाई साहब गारो, जो पूछा गया है। मतलब पहले नंबर पर तो बीच वाले सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, दूसरे पर ये है। ठीक है, और एक पूछा गया था कि MTS में पूछा गया था कि जो गारो हिल्स है ना, ये कहाँ पाई जाती है भारत के? तो ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, पाई जाती है। मतलब प्रश्न में ये चार ऑप्शन थे, पूर्व में मतलब ना, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, या फिर उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, ये पूछा गया था MTS में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है भारत के? राजीव गांधी, के गुजराल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। NDA में पूछा गया है 2022 में, जो NDA साल में 2 बार होता है, मैंने भी दिया हुआ है। तो जो पहली बार हुआ था उसमें पूछा गया था, और एक RRC ग्रुप D में पूछा गया है। तो देखो भाई, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था? वो था भाई राजीव गांधी। कितनी उम्र थी जब ये प्रधानमंत्री बने? इनकी उम्र थी 40 साल। ठीक है, एक है भाई साहब चौधरी चरण सिंह। ये क्या है? यह है भाई साहब सबसे कम मतलब कार्यकाल इनका, सबसे कम कार्यकाल कितने दिन का है? कार्यकाल वो है भाई साहब 170 दिन है, यहाँ लिख दो, 170 दिन का है मात्र, सबसे आज तक भारत का। अब सुनो, एक था भाई अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। लेकिन वो इस मतलब मेरे कहने का मतलब है, वो है ना अटल बिहारी वाजपेयी, वो भाई साहब 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। एक तो 13 दिन खातर बने, मतलब फिर
कुछ 1.5 साल के लिए बने, फिर 5 साल के बने, ऐसे बने थे। लेकिन जो ओवरऑल जो सबसे कम कार्य का दिन रहे ना, तो वो ये है, समझो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। मतलब वो 3 बार बने, एक बार 13 दिन, फिर थोड़ा और लंबा कार्यकाल, फिर और लंबा कार्यकाल, मतलब टोटल तो ज़्यादा दिन हो गए ना। तो ये टोटल 170 दिन बने थे। मैं समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, अब कह रहा है प्रधानमंत्री पर आ जाते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या है, ये राज्यसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी चुना जा सकता है, और लोकसभा से भी हो सकता है, लोकसभा। ठीक है, अब कह रहा है अगर राज्यसभा से है तो इनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, वो 30 साल होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। और अगर लोकसभा से चुना गया तो 25 साल का सबसे कम मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अगर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल होती है, और अगर मतलब दोनों साइड से बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। इसके लिए 25 साल चाहिए, इसके लिए 30 साल। ठीक है, एक अपना राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके लिए मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज वो है भाई 35 ईयर, 35 ईयर। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम एज, मिनिमम एज। ठीक है, एक अपना आर्टिकल है 74, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 74(1), ये क्या कहता है, ये कहता है मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद जो मतलब जो मंत्री बनते हैं ना, रेल मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, गृह मंत्री, विदेश, वो सब आर्टिकल 74(1) में आते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार। तो पूछ रहे हैं मतलब इंग्लैंड से इनमें से कौन सी ली गई है। देखो भाई, देखो जो इंग्लैंड से किया लेगा न्यायपालिका, टिक टिक टिक, तो भाई लिया गया संसद। जो संसद है ना, संसद, संसदीय प्रणाली, मतलब संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और मतलब राष्ट्रपति। तो वो सब कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से ली गई संसद। ठीक, न्यायपालिका, न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, देखो न्यायपालिका लिए गए है 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से ली गई। ठीक है, लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र, जो 1935 का भारतीय मतलब एक्ट आया था ना, तो वहाँ से ली गई। लेकिन पूछे स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये लिखोगे यूएस से, अमेरिका से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, संघीय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई भाई से कनाडा से। ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार भाई मैंने कल भी बताई थी पिछली वीडियो में, मूल अधिकार कहाँ से ली गई, ये भाई यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ठीक है, मैंने आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन जारी करता है। भाई साहब सीजीएल में पूछा गया है 13/6/19 को, पहले शिफ्ट में, डीएसएस भी पूछा गया, एमपीपीएससी स्टेट सर्विस में पूछा है। तो कौन करता है, वो करता है भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब सुनो मेरी बात, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक, पहली बात कौन सा आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल है 110। ठीक है, जो धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है, पारित होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, राज्यसभा में पारित नहीं होता, सभा में नहीं पारित होता है, पारित नहीं होता। ठीक है, देखो लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, लोकसभा की बात जाएगी राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा की बात जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा, तो इनके पास मतलब 14 दिन का समय होता है। मतलब कुछ भाई सलाह देना चाहिए, भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, फलाना दिखना। इनके पास 14 दिन का समय, 14 दिन में अगर इन्होंने कुछ कह दिया जब, तो बढ़िया बात है, तो ये इनकी मर्जी, मानने ना मानने, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर 14 दिन तक इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये ऐसे मान लिया जाता है कि भाई धन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, तो फिर ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की बिल्कुल नहीं चलती। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है। ठीक, अब कह रहे हैं जो मतलब एक जॉइंट सिटिंग मीटिंग होती है, मतलब जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त जो मीटिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, जॉइंट सिटिंग जो है ना, ये अलाउड नहीं है धन विधेयक में। ठीक है, जॉइंट सिटिंग कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 108,
108 कैसे याद किया मैंने? एक तो ये जीरो लगा लो और एक ये जीरो लगा, दो मतलब एक राज्यसभा जॉइंट मीटिंग उन्हीं से मिलके बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये लोकसभा राज्यसभा मतलब दो जीरो हो गए, उनसे मिलकर ऐसे याद करें 108। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद में कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान पुलिस SI पूछा गया 14/9/2021 को। देखो, जब भाई साहब भारत का राष्ट्रपति भी नहीं हो, मतलब किसी कारणवश डेथ हो जाए या कुछ भी XYZ जो भी हो, और उसकी जगह फिर कौन कार्य करेगा? उसकी जगह करेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, और मान लो उपराष्ट्रपति भी उस टाइम नहीं है तो फिर कौन कार्य करेगा ये पूछ रहे हैं। तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा काम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब बताओ कि क्या हिंदुस्तान में आज तक ऐसा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और मुख्य न्यायाधीश उसके लिए काम किया है? वो हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक टाइम था जब राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे भाई साहब जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, इनकी जगह फिर उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? मतलब उपराष्ट्रपति वो थे भाई साहब VV गिरी। VV गिरी। ठीक है, जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हो गई डेथ। ठीक है, तो इनकी जगह कौन बनना था? पद कौन धारी करना था? मतलब वो करना VV गिरी को। लेकिन ये क्या थे, जब चुनाव हुआ ना तो ये चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर कौन थे? मतलब मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे भाई साहब M हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला। तो फिर ये बने थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, M हिदायतुल्ला बने थे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। एक होती है अदिश, 3 बार पूछा गया आज को JEE स्टेनो। देखो, एक तो सॉरी, एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है भाई साहब सदिश राशि। ठीक है, अदिश बोले तो स्केलर, ठीक है, और ये बोले तो वेक्टर। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें भाई साहब मैग्नीट्यूड होती है, जैसे मतलब मैग्नीट्यूड मतलब 1 हो गए, 2 हो गए, समझाऊंगा। और इनमें डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो गए, क्या नाम है इसका? अदिश का एग्जाम्पल हो गए, जैसे एक होता है टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक, तापमान हम कहते हैं ना भाई इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री है, बस 10 डिग्री है, मान लो 6 डिग्री है सेल्सियस। तो मतलब इसकी अमाउंट बता सकें, क्वांटिटी बता सकें 6 डिग्री, ये थोड़ी बताएंगे भाई इस दिशा में है या फिर इस दिशा में है, वो थोड़ी बताएंगे। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ मतलब क्वांटिटी बता सकते हैं, दिशा नहीं बता सकते। तो कैसे? अदिश मतलब स्केलर। ये हो गई जैसे एसेलरेशन जैसे ऐसे क्या बोलते, त्वरण। इसके लिए हम बता सकते हैं भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या कुछ भी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई। और जैसे कि जैसे फोर्स हो गया, फोर्स बोले बल, हम बता देते भाई इस साइड लग रहा है फोर्स, इस साइड लग रहा है, जो भी हो समझ गए होंगे। इसकी एग्जांपल एक ले लो, इंटेंसिटी जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, अरे यार प्रतिरोध, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, प्रतिरोध शक्ति। ठीक है, एक हो गया इसका करंट है, हो गया इसका एग्जाम्पल करंट। एक हो गया प्रेशर, हो गया प्रेशर क्या बोलते हैं भाई साहब? P = और यार क्या बोलते हैं भाई, ये हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, मेरे थोड़े यार ध्यान नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। 2 बार पूछा जा चुका है, FCAT में पूछा गया था, इसरो में कोई एग्जाम था उसमें पूछा। तो ज्योति तीव्रता की क्या है? वो है भाई जो कैंडेला। देखो कैसे याद किया, ज्योति क्या होती है? किसी लड़की का नाम है, याद करने की देखो भाई, देख उल्टा तो मतलब निकालना मत, सिर्फ और सिर्फ याद करने की तकनीक। ज्योति और तरुण मतलब मैं, क्या है हमारे बीच में? कैंडल नाइट डिनर है। कैंडल नाइट डिनर मतलब एक डिनर करने कहीं घूमने फिरने गए थे और वहाँ पर कैंडल नाइट है। समझ गए? किसकी बीच में? मेरे बीच में और ज्योति के बीच है। कैसा है? कैंडल नाइट है, तो ज्योति और तरुण कैंडल नाइट, कैंडल तो कैंडल, कैंडल इसकी यूनिट हो गई। ठीक, अब एक
ऑप्टर भाई साहब कुछ नहीं होता ऑप्टर, एक होता है डायोप्टर। डायोप्टर हिंदी में क्या लिखते हैं, डायोप्टर। भाई देख लेना हिंदी कमजोर है। तो डायोप्टर किसकी मतलब यूनिट होती है, वो होती है लेंस की। लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस। जो लेंस होते हैं ना कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको कॉनकेव को, अरे यार अवतल, उत्तल अवतल, हाँ वो सब, मतलब लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस मापते हैं किससे, डायोप्टर से। एक हो गई भाई साहब, ये क्या नाम है इसका, अरे यार करंट, हाँ वो सुनो, करंट की क्या है, करंट की क्या है, करंट की है भाई साहब एम्पियर। ठीक है ठीक है। अब सुनो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आता है, जो टेम्परेचर होता है तापमान, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसकी होती है भाई साहब केल्विन। केल्विन ऑप्शन में आएगा, डिग्री होती है मतलब सेल्सियस होती है, तो भाई साहब सेल्सियस इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, उसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है, 7 से अधिक, 14 से कम, 10 और 14 के बीच, 7 से कम। 3 और 3 6 बार पूछा जा चुका है, CHL से पूछा गया, RRB ग्रुप डी में, बिहार प्राइमरी टीचर में, RRC ग्रुप डी में, ICR भाई पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो देखो भाई, एक होता है भाई साहब एसिड और एक होता है बेस। मतलब एसिड बोले तो बेस, एसिड बोले तो अम्ल, ठीक है, और एक होता है बेस बोले तो क्षारक। ठीक है ठीक है। अब सुनो मेरी काम की बात, देखो पीएच स्केल होता है एक पीएच स्केल। पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच होती है भाई साहब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम कैसे पता लगेगा भाई ये एसिड है या बेस है, हम उसकी लगाएंगे पीएच से पता। देखो ये एक पीएच स्केल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, देख कितनी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे नंबर होते हैं 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके करके 7 8 9 टिक 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 ऐसे करते करते लास्ट में आता है 14। ठीक, 14 तक नंबर होते हैं। 7 से जो नीचे होते हैं ना, वो तो होते हैं भाई साहब एसिड। एसिड मतलब अम्ल, भाई दिख रहा है ना साफ, देख लेना। ठीक है, और 7 के इस साइड होते हैं वो होते हैं बेस। बेस बोले तो क्षारक। ठीक है ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये है न्यूट्रल, मतलब ये कुछ नहीं है ना ऐसे, मतलब ये देखो सुनो, जो इस साइड होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल। फिर इस साइड आते जाएंगे इतने वीक होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम कमजोर हो जाए। ऐसे ये बेस होते हैं क्षारक, यहाँ पर एकदम बेस होता है कम होता है, फिर इस साइड आएंगे उतना ही कम हो जाते हैं। ठीक, अब कह रहे देख प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रबल अम्ल मतलब और दुर्लभ जो क्षारक होते हैं ना, वो मतलब क्या होते हैं, तो वो होते हैं भाई साहब कितने से कम होते हैं, वो होते हैं भाई साहब 7 से कम। मतलब प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर होते हैं, इस साइड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो बेस हो गई। और दुर्लभ क्षारक, और मतलब बेस कम होना चाहिए, मतलब इस साइड के मतलब 7 से कम होने चाहिए। 7 से अधिक, 7 से अधिक तो भाई बेस हो जाएगा, नहीं आएगा। 14 से कम, 14 से कम करेंगे, 14 से कम तो ये भी है, तो ये तो बेस है, लेकिन ये कह रहा है कमजोर होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। 10 और 14 के बीच, 10 और 14 के बीच तो भाई बेस होते हैं, एसिड कहाँ, ये कह रहे हैं प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है 7 से कम। समझ गए, ठीक है। अब कुछ मतलब पीएच स्केल पूछता है, ब्लड होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान, तो वो होता है भाई 7.4। ठीक, मतलब यहाँ तक आता है ब्लड। तो ब्लड कैसा है, बेस है, कैसा बेस, वीक बेस है, मतलब दुर्लभ क्षारक है। ठीक है, एक होती है लार, मतलब जो जीभ की लार होती है ना, सलाइवा, सलाइवा की लार, उसका कितना होता है, उसका होता है भाई 6.4। मतलब यहाँ तक आता है 6.4। 6.4 बोले तो मतलब वीक एसिड होता है, एक प्रकार का एसिड ही होता है जो लार होती है अपनी जीभ की। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है मीथेन, एथिलीन, इथेन, एसिटिलीन। मतलब जो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी सोल्जर और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आर्म। ये इसके पेपर का मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था, ये वही मतलब जो एग्ज़ाम है जिसका मैंने रिटर्न क्लियर किया था और उसमें पूछा गया था।
तो भाई फलों को पकाने के लिए कौन सी होती है, वो होती है भाई एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। और हम वेल्डिंग करते हैं, जो भाई लोहे के लिए वेल्डिंग करते हैं ना, हाँ, जो मतलब वो आँखों के ऊपर वो एक मतलब हेलमेट सा पहन लेते हैं, हेलमेट तो नहीं, मतलब जो आँखों को बचाने के लिए वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें कौन सी मतलब वो क्या नाम है, गैस गैस होती है, तो उसमें भी एसिटिलीन ही होती है, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। ये भाई ए है, मतलब ए है, समझ गए, समझ। एक होता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई CH4, ठीक है। इथेन, इथेन का होता है C2H6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, केला, कटहल, लीची, आम। RSM SSB एग्रीकल्चर में पूछा गया 2019 में। देखो, तो सर्वाधिक मतलब कौन सा फल है जिसकी खेती मतलब करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चाहिए, वो होते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती होती है, वो होता है आम। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या है पूछा है, देखो सुनो, भारत में, भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में सबसे अधिक उगने वाला फल कौन सा है, सबसे अधिक फल कौन सा होता है, वो होता है भाई साहब केला, ठीक है। इस जो पेपर में पूछा गया था वो केला था उसका आंसर, लेकिन इसमें पूछा गया भाई साहब क्षेत्रफल, मतलब केले का एक पेड़ होता है, उसके भाई साहब दुनिया भर के केड़े लग जाते हैं, समझ गए होंगे, मतलब 1000 केड़े लग गए, ठीक है। लेकिन आम होता है, ये आम का पेड़ है, इसके मान लो 100 की आम लगे हैं, तो फिर 2 आम बोएंगे, 3 आम बोएंगे, 4 बोएंगे, मतलब क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया है ना। ये इतने से क्षेत्रफल में 1000 दे रहा है, ये चाहता मैं, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा होता है, वो होता है आम का भारत में। और अगर पूछे सर्वाधिक फल कौन से उगाए जाते हैं, वो आएगा भाई साहब केला। समझ गएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त सभी, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, उसमें UPPSC में RO में पूछा गया 2021 में, वेस्ट बंगाल पुलिस SI में पूछा गया 2019 में। तो भाई साहब सबसे अधिक योगदान किसका होता है, वो होता है तृतीयक क्षेत्र का, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, प्राइमरी क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे हम भाई खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें मतलब खेती बाड़ी से मतलब गेहूँ उगाया, तो गेहूँ से बिस्कुट बनते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला यूनिट, ठीक है। और टर्शरी मतलब तृतीयक क्षेत्र होता है उस मतलब बिस्कुट को सप्लाई करना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना, मार्केटिंग करना, जैसे कॉल सेंटर हो गए, समझ गए, वो सब होता है टर्शरी क्षेत्र। देखो, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें मतलब जैसे एग्जांपल हो गए, जैसे कृषि हो गई, एग्रीकल्चर, कृषि से हमने उगाई गेहूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है ना प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, क्या करता है, सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक रोजगार देता है, अधिक रोजगार देता है, ठीक है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र जैसे मार्केटिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब जैसे बिस्किट, गेहूं से बिस्कुट बनने, गेहूं से बिस्किट बनाना, ठीक है। और भाई साहब टर्शरी क्षेत्र होता है, जैसे अरे मतलब एडवर्टाइज मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना किसका, बिस्किट का, वो सब होते हैं टर्शरी में, बिस्किट का, ठीक है। अब कह रहे हैं जो कृषि होता है उसमें सबसे अधिक रोजगार चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जो आय है ना उसमें सबसे कम योगदान है जो प्राथमिक क्षेत्र है। देखो, आदमी चाहिए इसको सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक आदमी चाहिए, रोजगार देता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान होता है। ऐसे जो सेवा क्षेत्र होते हैं, तीसरा मतलब तृतीय क्षेत्र होता है, उसमें चाहिए सबसे कम आदमी, रोजगार सबसे कम चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक देता है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है भारतीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। SSC UPSSC में पूछा। तो
तो भाई साहब राष्ट्रीय आय मतलब भाई इतने उस व्यक्ति की इतनी आय है, उसकी इतनी है ना, ना उस व्यक्ति की नहीं, मतलब देश की इतनी, इतने फलाना आया, इतना गया, समझ गए होगे। राष्ट्रीय आय कौन करता है? वो करता है CSS। CSS, सी से सेंट्रल, सेंट्रल एस से स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सही होगी। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, तो वो करता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सेंट्रल ऐसे संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं यार, अब ध्यान नहीं है, जो भी है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सर्विस आएगा सर ना, सर्विस तो नहीं है, CSS जो भी आएगा, समझ यार, ध्यान नहीं है, जो भी ऑप्शन देख के तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये जो केंद्र सांख्यिकी संगठन है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मोस्पी के अंडर, मोस्पी के अंडर आता है। मोस्पी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर आता है, मोस्पी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1987 से 92, 86 से 91, 85 से 90, 84 से 89। भाई 3 और 2 5 बार पूछा जा चुका है। CGL में पूछा गया, GD में पूछा गया, GD में पूछा गया, बिहार पुलिस में पूछा गया। तो अब सुनो मेरी बात। देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर मैं, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। 87 से 92 नहीं, 86 से 91 नहीं, ये नहीं, ये आएगा। 2 ऑप्शन तो वैसे हटा। देखो, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ से ली गई है? ये ली गई भाई सर रूस से, संयुक्त राज्य मतलब ना, रूस से ली गई, अमेरिका से नहीं, रूस से। ठीक, अब कह रहे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय कब शुरू हुई थी? सबको पता है 1951 में। ठीक, किस पर बेस थी? वो थी भाई साहब हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस थी। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, ये किस पर बेस थी? ये थी भाई साहब पिस्सी मालनोबिस मॉडल पर बेस थी। ठीक है, ठीक है, अब सुनो भाई, 7वीं कब से कब थी? 85 से 90 थी। लेकिन जो 7th पंचवर्षीय योजना है, 7th पंचवर्षीय, ठीक है, इसका मतलब वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसका उद्देश्य था भाई खाद्यान्नों में, मतलब खाद्यान्नों में वृद्धि, खाद्यान्नों में वृद्धि, या फिर एग्रीकल्चर कह लो, या फिर कृषि कर दो, कृषि में वृद्धि, कृषि में वृद्धि। खाद्यान्नों में वो मत समझना लोहे की खादान, कोयले खादान, नहीं नहीं नहीं, ये खादान मतलब जैसे, मतलब कृषि में, कृषि खादान मतलब खाने वाली चीज़ों में वृद्धि, जैसे भाई दाल हो गई, मतलब गेहूँ, सिरसों, चावल, इन सब में वृद्धि। 7वीं कब से कब? 85 90। देखो, कल मैंने आपको बताया था 1990 से, कल भी बताया था, और 1992 तक क्या थी? कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, कल बताया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD में पूछा गया है। ठीक है, कौन से GD में? 10 जनवरी वाले, मतलब इसमें पूछा गया SSC GD 10 जनवरी 2023 को, पहले शिफ्ट में, कि जो 7th पंचवर्षीय योजना है वो किस पर बेस्ड थी, मतलब उसमें मतलब किस में जोर दिया गया था? तो भाई साहब कृषि पर जोर दिया गया था, और खाद्यान्नों में वृद्धि पर जोर दिया गया। ठीक है, अब कह रहे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी वृद्धि दर कितनी थी? वृद्धि दर तो वो थी भाई साहब 6%। और ये पूछा गया SSC GD 16 जनवरी 2023 को, 3rd शिफ्ट में, ये कितने परसेंट वृद्धि थी? 6%। अब देखो, देखो GD में 2 बार पूछा गया, एक तो 10 जनवरी को और एक 16 जनवरी को, 2023 पहले शिफ्ट, 3rd शिफ्ट। मतलब 10 जनवरी को पूछा गया और 16 जनवरी, कई दिन चलते हैं ना एग्जाम, तो वैसे ही 16 जनवरी को पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब एक बार जो ये पूछा गया है भाई, तो मतलब दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन वो का वो है, लेकिन अलग तरीके से पूछ रहा है। तो कितनी वृद्धि दर थी? 6% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? मतलब भाई ये लक्ष्य बनाते, जैसे इसमें वृद्धि दर 6% थी, तो ये लक्ष्य बनाते भाई इतना परसेंट हमें वृद्धि करनी है, लेकिन हुई कितनी थी? उससे भी ज़्यादा हो गई थी।
तो वो कौन सी थी? वो थी 8वीं पंचवर्षीय। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन पहली होता ना तो पहली पंचवर्षीय योजना आता, क्योंकि जो सबसे अधिक वृद्धि हुई थी ना वो पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पहले महीनों ने लक्ष्य बनाया था कि हम 5 साल में ये करेंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हासिल किया था हमने। तो ये 2 बार पूछा गया, सीपीओ में 2020 में और जीडी में 2024 में। भाई साहब मतलब अब की बारी, जो पिछली बार जो जीडी हुआ था 2024 वाला, आज 2025 चल रही है जनवरी, उसमें पूछा गया थे कि भाई कौन सी पंचवर्षीय में सबसे योजना में आर्थिक समृद्धि मतलब अधिक की थी, तो वो थी 8वीं में। 7वीं में जितना लक्ष्य हमने बनाया था वो हासिल नहीं कर पाए, 5वीं में भी नहीं कर पाए, चौथी में भी नहीं कर पाए, पहली में हमने किया था लेकिन पहला इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्या है 8वीं कब से कब थी? 8वीं थी 1992 से 97। देखो इसमें क्या था, 7वीं कब से कब थी? 85 से 90, फिर 2 साल कोई पंचवर्षीय नहीं, 90 से 92 कोई नहीं। तो फिर 8वीं को कब से कब हुई? 92 से 97, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1951 में। और ये मतलब पूछा जो 8वीं है ना, तो पहली के बारे में कब पूछा गया था? सीपीओ में पूछा गया था कि भाई कौन सी पंचवर्षीय में मतलब लक्ष्य हासिल किया है, वो है पहली। उसमें पहला ऑप्शन था और इसमें 8वीं ऑप्शन, ठीक है। तो भाई आज की क्लास यही समाप्त होते हैं। बाकी इनकी मतलब जो भी ये है ना, इन सब की पीडीएफ नोट्स मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम का भी यही नाम है परीक्षा नगर, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम का भी यही, जो आपने ज्वाइन कर लिया, बड़े बड़े रील डेली डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो परीक्षा नगर ही इंस्टा पे नाम है, ये एक स्लैश है, कभी 2 लगा दो, ठीक है। बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबा दो, ताकि डेली भाई 9 कितने बजे, डेली 9 PM पर वीडियो आ रही है, कम से कम मंडे टू फ्राइडे। आज मंडे है, मेरी सैटरडे को और संडे को नहीं आई थी पिछले 2 दिन, तो मंडे से फिर अब रेगुलर 5 दिन आएगी। 2 दिन आपके लिए रेस्ट है। बाकी भाई खूब मेहनत लगती है। बाकी मेरे भाई हो सकता है मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका हमेशा आपके कमेंट पढ़ता हूँ कि भाई क्या कमेंट आया है। बाकी मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो और ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ आप सबको, ठीक है। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। राम राम।